नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उपस्थित हूं अगेन आप सभी के बीच में। ये आज मैं आप लोगों से माफी बिल्कुल नहीं मांगने वाला, क्योंकि मैं हर बार माफी मांग के जाता हूं और अगेन आप लोगों के सारी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता हूं, फिर 2-3 दिनों की छुट्टी पे चला जाता हूं। चीजें ऐसी हैं कि नहीं कर पा रहा हूं मैं अरेंज। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है वर्किंग डेज के अंदर। सो आप सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग। आज वीकेंड्स पे भी मैंने प्लान किया कि आप लोगों के लिए कुछ चीजें उपलब्ध कराई जाए, और उम्मीद है आज की क्लास और आज मैं जो भी बातें बताने वाला हूं वो सारी बातें आपको समझ आने वाली हैं और आप उन चीजों को समझ करके उनसे बहुत बेनिफिट गेन करने वाले हैं। प्यारे बच्चा पार्टी, हम लोगों ने शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। हम लोगों ने आखिरी दिन में जब ब्रेन के बारे में स्टडी करा था तो हम लोगों ने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। किसके कितने पार्ट्स होते हैं हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ब्रेन जो होता है वो मेनली 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं, और फोर ब्रेन जो होता है वो बेसिकली कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसके बाद हम लोगों ने मिड ब्रेन की चर्चा करी थी और उसके बाद हम लोगों ने हिंड ब्रेन की चर्चा करी थी। मोर एंड लेस अगर आपको याद होगा तो फोर ब्रेन जो होगा उसमें मैंने पढ़ा था कि सेरिब्रम होता है, डाइएन्सेफ्लॉन होता है, जिसको हम लोगों ने आगे चल करके थैलेमस और हाइपोथैलेमस में डिवाइड किया था। मिड ब्रेन के बारे में हमने कोई डिवीजन नहीं की थी, और हिंड ब्रेन के 2 पार्ट मैंने 3 पार्ट निकाले थे। सबसे पहले वाला पार्ट का नाम था सेरिबेलम, दूसरे वाले पार्ट का नाम था पॉन्स और तीसरे वाले पार्ट का नाम था मेडुला। 3 चीजों के बारे में आपको कंफर्मली इंफॉर्मेशन मैंने आखिरी वीडियो में लास्ट वीडियो में दे दी थी। अगर आप तीनों चीजों के बारे में नहीं जानते हैं या आपको दोबारा से देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में नहीं चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन के बारे में, कि आखिरकार जब ब्रेन हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है तो इस हाईली इंपॉर्टेंट ऑर्गेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, या फिर कहें तो इसका बनावट कैसा होता है, ये किस तरीके से अरेंज होता है, उसके बारे में आज की क्लास स्पेशली डेडिकेटेड रहेगी। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं उनके बारे में कि हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कि प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। आप हेडिंग लगा लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो आपकी बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, और यहां पे बैठा हुआ आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बॉडी, एंटायर बॉडी के फिजिकल फंक्शन और साथ साथ केमिकल फंक्शन को कंट्रोल करने का, उसे रेगुलेट करने का काम करता है। उसका नाम ब्रेन है और ये हमारे बॉडी में सबसे ऊपर वाले पार्ट में अवेलेबल होता है। मोर एंड लेस अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं कि अगर आप अपने ब्रेन को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो आपको नजर आता होगा सिर्फ बालों की लेयर है, स्किन की लेयर है। देखिए बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा ब्रेन जो है वो सबसे पहले हेयर के एक लेयर से कवर्ड होता है, साथ ही साथ स्किन की एक पतली लेयर कवर्ड होती है, लेकिन ये हेयर जो होता है ना वो हमें बचाता है लाइट से। यानी कि जब धूप पड़ता है, सनलाइट हमारे शरीर पे पड़ता है, तो सनलाइट से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा ऑर्गन सिस्टम लगा हुआ है। ऑर्गन कहना बुरा होगा, आप एक कवर लेयर कह सकते हो कि एक लेयर होती है जिसे हम बाल कहते हैं, बाल हमें धूप से बचाते हैं, लेकिन ये मेजरली काउंट नहीं होता है प्रोटेक्शन के लिए। स्किन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, साथ ही साथ ब्यूटी भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, तो इसे भी हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो सबसे पहली चीज काउंट होती है ब्रेन के प्रोटेक्शन के अंदर, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, यानी हमारा ब्रेन 3 चीजों से कवर्ड होता है। सबसे पहले कवर्ड होता है क्रेनियम से। किससे कवर्ड होता है? क्रेनियम से। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरे तरीके से कहा जाए, टेक्निकली कहा जाए तो ये क्रेनियम से कवर्ड होता है। यानी कि हमारा ये जो ब्रेन है ये खोपड़ी से, खोपड़ी के अंदर बहुत सारे पतले पतले यानी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है,
और ये हड्डियां मिल करके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन हड्डियों से बने हुए लेयर का नाम जो होता है क्रेनियम होता है, स्कल होता है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में एक नया वर्ड भी यूज कर लेता है जिसका नाम है बोनी बॉक्स। इसको क्या कह लेता है? बोनी बॉक्स कह लेता है। यानी कि क्रेनियम का ही दूसरा नाम स्कल है, उसी का दूसरा नाम बोनी बॉक्स है। इन तीनों का मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि ये हमारे ब्रेन को आउटर इंजरीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये बोन से बना हुआ एक सेट होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्रेनियम इज अ सेट ऑफ बोन। क्रेनियम जो है वो हड्डियों से बना हुआ एक सेट है, और ये सेट जो है वो चारों साइड से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। अगर गलती से हम क्रेनियम या स्कल को हटा दिए तो हमारा ब्रेन जो होगा वो लचीला हो जाएगा, पल्पी हो जाएगा। अब देखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो इन्फेंट बेबीज होते हैं, जो उनका जन्म अभी रिसेंटली ही हुआ होता है, ऐसे बच्चों के अंदर आप देखिएगा उनका जो सर हेड वाला पोर्शन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच का एरिया जो होता है ना वो हल्का पल्पी होता है। आप ऐसे समझ लो ना कि मेरे फिंगर्स है, तो जहां जहां फिंगर है वहां वहां आपको बच्चों के हेड में हार्ड फील आएगा, और बाकी जो एरिया होगा वो पल्प यानी गड्ढा जैसा फील आएगा। बेसिकली इसका रीजन ये होता है ना कि छोटे बच्चों में ब्रेन जो होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। ब्रेन डेवलप भी नहीं होता है, साथ साथ क्रेनियम भी डेवलप नहीं होता है, यानी हड्डियों का ये जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं होता है। तो सबसे पहला आंसर क्या होगा कि सर हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन मिलता है क्रेनियम से, और ये क्रेनियम किससे बनी हुई होती है? सेट ऑफ बोन होती है। यानी ये कुछ नहीं होती है, ये सेट ऑफ बोन होती है जो हमें प्रोटेक्शन, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आप ऐसे कहते हो कि ये सेट ऑफ बोन होता है, और ये सेट ऑफ बोन क्या करता है? आउटर इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक और बात याद रखिएगा कि क्रेनियम हमारे ब्रेन के सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। इसके बाद दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक स्किन प्रेजेंट होती है और उसके बाद एक बाल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ब्रेन का सबसे आउटर प्रोटेक्शन लेयर का नाम क्रेनियम होता है, स्कल होता है, या फिर कहे तो बोनी बॉक्स होता है। ये तीनों वर्ड आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा वर्ड को मैं थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करके रख रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी सस्पेंड नहीं करता, बता देता हूं। दूसरा वर्ड जो होता है वो मेंजिनीज होता है। क्या नाम होता है इसका? मेंजिनीज होता है। हालांकि सीबीएसई इस बात को बहुत सीरियस से लेती नहीं है, इस वर्ड को कंसिडर करती नहीं है कि मेंजिनीज क्या होती है। मेंजीज जो होता है ना, इसे सीबीएसई कंसिडर करती नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये वर्ड लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है। बेसिकली हमारे ब्रेन के क्रेनियम और इंटरनल ऑर्गेन्स के बीच में एक फैब्रस या फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फैब्रिक लाइक टिश्यू का लेयर होता है। ठीक है ना? फैब्रिक यानी धागे जैसे, पतले पतले धागे जैसे टिश्यू का एक लेयर होता है। इस लेयर का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, साथ ही साथ फ्रिक्शन को भी मेंटेन करने का काम होता है। ये काम हमारा मेंजिनीज करता है। समझ में आ रही है बात ना? लेकिन आपके एनसीईआरटी किताब में ये दिया नहीं गया है, और आपका सीबीएसई बहुत चांस है कि इसके बारे में पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी इंट्रोडक्टरी वर्ड के फॉर्म में मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ताकि अगर गलती से एग्जाम में दिख जाए तो आपको किसी तरह की समस्याएं ना हो। अब आखिरी वर्ड के बारे में चलते हैं। हमारा ब्रेन का सबसे आखिरी वर्ड जो होगा वो सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर, ब्रेन और क्रेनियम के बीच में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा जगह खाली होता है। इस खाली जगह के अंदर एक स्पेशल फ्लूइड भरा होता है, यानी एक स्पेशल तरह का मटेरियल, लिक्विड भरा गया होता है। उस लिक्विड का काम होता है कि जब भी बाहर से शॉक या इंजरी हमारे ब्रेन पे लगती है तो ये क्या करता है? उस शॉक या मतलब उस इंजरी के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कहीं से कूद जाओ, और कूदो कहां पे? किसी सॉलिड चीज पे, जैसे आपका बिस्तर पे कूद जाओ, जमीन पे कूद जाओ, फ्लोर पे कूद जाओ, टाइल्स पे कूद जाओ, चोट लगेगी कि नहीं? बहुत चोट लगने वाली है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या हो कि अगर आप पानी में कूद जाओ, क्या पानी में आप कूदेंगे तो क्या पानी में आपको कूदने से चोट लगेगी? क्या नहीं लगेगी? लगेगी भी तो बहुत माइनर लगने वाली है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड होती है उनकी खासियत ये होती है कि लिक्विड क्या करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, झटका जो लगता है ना वो झटका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अचानक से मेरा ब्रेन किसी चीज से टकरा जाए, मेरा हेड जो है वो दीवार से टकरा जाए, तो टकराने पे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को एक तरह का शॉक, एक तरह का झटका लगेगा। उस झटका को, उस शॉक को, उस सडन इंपैक्ट को हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल तरह का लिक्विड होता है, यानी एक स्पेशल लिक्विड होता है। और ये स्पेशल लिक्विड कहां प्रेजेंट होता है? तो बिटवीन प्रेजेंट होता है हमारे क्रेनियम एंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी हमारा रियल वाला ब्रेन और क्रेनियम के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होगा और उस लिक्विड का नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसका काम क्या होता है कि ये शॉक या किसी तरह के इंपैक्ट यानी आउटर इंजरी इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? यानी किसी तरह का झटका, सडन शॉक, सडन इंजरी, सडन चोट, इस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके इफेक्ट को मिनिमम करने की कोशिश करता है। अगेन रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्रेन को किसी तरह के स्ट्रॉन्ग इंजरी से बचाता है। एक प्रोटेक्शन का लेयर होता है और ये प्रोटेक्शन का लेयर जो होता है वो ब्रेन के लिए सबसे हार्डेस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा नाम स्कल भी होता है, इसका दूसरा नाम बोनी बॉक्स भी होता है। बोनी बॉक्स, स्कल, क्रेनियम, ये तीनों याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर सबसे कॉमन वर्ड है क्रेनियम, उससे थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन जनरल बिहेवियर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्कल। और एग्जाम में रैंडमली कभी कभार पूछा जाता है कि बोनी बॉक्स क्या होता है। ये तीनों बात आपको ऐसे करके याद रखनी है। दूसरा वर्ड है कि ये मेंजनीज क्या होता है। मेंजनीज जो होते हैं वो एनसीईआरटी बुक में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि ये मेंजनीज जो होते हैं वो फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्रेनियम के इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है, यानी दीवालों पे चिपका हुआ रहता है। ये 3 लेयर से बना होता है, यानी मेंजनीज जो होती है ब्रेन के अंदर 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। तीसरा वर्ड क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये एक स्पेशल तरह का फ्लूइड होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, इन 2 जगहों के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। और इसका काम होता है कि ये किसी तरह के शॉक, किसी तरह के सडन इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करके उसके इंपैक्ट को मिनिमम या मिनिमल बनाने की कोशिश करता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरह की संदेह या संकोच नहीं होंगी, ठीक है ना? मैं मिटाऊं इसे? मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ना आप सभी लोगों को एक होमवर्क देना चाह रहा था जो कि आखिरी क्लास में पता नहीं दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए एक कंपलसरी चीज बताता हूं। आप सभी लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपनी किताब के अंदर या कॉपी के अंदर कहीं से भी अपने नोट्स के अंदर एक अच्छा सा लेवल डायग्राम बनाना है। किसका? ब्रेन का। किसका बनाना है? ब्रेन का डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको यह भी करना है कि ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट कहां रहता है ये पता लगानी है। आप लोगों को मैं एक टास्क दे देता हूं, कॉर्पस कॉलोसम कहां होता है और इसका क्या फंक्शन होता है ये आप लोग जरूर से बताएं। समझ में आ रही है बात ना? कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है इसके बारे में आप लोग जरूर से बताएं। अच्छा, हम लोगों ने ना अभी तक पढ़ा ब्रेन के बारे में कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसका पार्ट्स, स्ट्रक्चर या पार्ट्स कह लो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसके प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं या प्रोटेक्शन कैसे होता है। अब तीसरी चीज पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, यानी ब्रेन का काम क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशली हमारा अभी अब का टॉपिक जो होगा उसे चेंज करके हम लोग अब लिखेंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन। मैं पिछले टीचर्स डे के टाइम तक मैंने सोचा था कि ये चैप्टर खत्म करा दूं, लेकिन पता ही है मैं बहुत बिजी टाइप का आदमी हूं। सेलिब्रिटी टाइप वाली काम मैंने होल्ड करके रखे होते हैं, तो मेरे लिए चीजों को टालना आसान लगता है, करना बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत सोच सोच करके मैं प्लान करता हूं कि मैं अब करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, अब से मैं बिल्कुल डिले नहीं करूंगा, लेकिन फिर क्या करूं,
नवाबी इतनी है कि उसे वापस से कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ाई में भी ऐसे ही कर रहे होंगे, कभी कभार मन में आता होगा तो पढ़ लेते होंगे, वापस फिर 1-2 हफ्ते तो छोड़ ही देते होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है, और आपको इस बार एग्जाम देना है तो उस हिसाब से आपको मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आप ध्यान से काम नहीं करेंगे, तो मालूम चलेगा कि आपका बेड़ा गर्क हो गया। हमारा ब्रेन का जो सबसे पहला काम होता है, जो सबसे पहला फंक्शन होता है, वो ये होता है कि हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन या यूं कहे इंपल्स, हमारी बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंपल्सेस, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं या इंपल्सेस होते हैं, उससे हमारा ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है। क्या करता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेजी जाती है, उस सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और रिसीव करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करना, उसके ऊपर थिंकिंग करना, सारी एनालिसिस करना, ये काम होता है। यानी सबसे पहला फंक्शन ब्रेन का क्या होगा, इंफॉर्मेशन या इंपल्सेस को रिसीव करना, यानी इंफॉर्मेशन को लेना। पहले क्या करना, उसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जब इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना, या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द इंपल्सेस। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेता है, पहला काम। दूसरा काम, जो इंपल्सेस लिया है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देता है, अपना रिस्पॉन्स देता है, अपना एक रिजल्ट सुनाता है, इंस्ट्रक्शन देता है। ये काम क्या होता है, ब्रेन का दूसरा काम होता है। तीसरा काम होता है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, यानी जैसी उसे इंफॉर्मेशन मिली है, जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन उसे मिला है, उस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट बनाने के लिए या रिस्पॉन्स को इंप्लीमेंट बनाने के लिए कोऑर्डिनेट करना। क्या करना, कोऑर्डिनेट करने का काम। यानी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, डिफरेंट यानी ऑर्गन टू ऑर्गन के बीच में एक बॉन्ड बनाने का काम, एक फंक्शनल रिलेशन बनाने का काम, करने का काम जो होता है वो ब्रेन का होता है। मान के चलो हम गर्म पानी लिए या गर्म चाय लिए और चाय को झटके से पी लिया। जैसे ही चाय पिएंगे हमारा जीभ जलेगा कि नहीं जलेगा, जीभ के जलने का इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को लेगा। दूसरा बात, पहला बात। दूसरा बात, हमारा ब्रेन जब इस इंफॉर्मेशन को लेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स तैयार करेगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, वो अपने हाथ को यानी हैंड को इंस्ट्रक्शन देगा, बेटा जल्दी से ठंडा पानी या ठंडी चीज लेके आओ जिसे पी करके हम उसे रिलीफ ले सके। तो दूसरा काम क्या हुआ, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देना अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन या इंपल्स, जैसा उसको ऑर्डर मिला या जैसा उसको क्वेश्चन मिला है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन या आंसर करेगा। लेकिन इस काम को करने के लिए जीभ को प्रॉब्लम हुई है और हेल्प कौन कर रहा है, हैंड कर रहा है। तो इनके बीच में दोस्ती होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो ये काम पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल हो पाएगा क्या? तुम मर रहे हो, तुम जल रहे हो, तुम जानो, मैं क्यों जानो, है कि नहीं है? अब किसी लड़की को प्रॉब्लम हो रखा है तो मेरी लैंग्वेज में लड़कों को हेल्प करना चाहिए क्या? मेरे को नहीं पता, भाई आप देख लो, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ आप देख लो यार, डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल बहुत हेल्प कर रहे हैं, रोशन हो या बहुत सारे बच्चे हो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत आनंद भी आ रहा है उनके हेल्प की चर्चे सुन सुन करके। आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन का काम जो होता है ये भी ब्रेन का होता है। और आखिरी काम जो होता है वो किसी भी इंसिडेंट को मेमोराइज करने का, याद करने का, डाटा को स्टोर करने का काम जो होता है ये किसका होता है, ब्रेन का होता है। यानी ब्रेन के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला इंपल्स लेना, दूसरा रिस्पॉन्ड करना, तीसरा ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, चौथा इस इंफॉर्मेशन या इस कोऑर्डिनेशन या इस सारी व्यवस्थाओं में जो टोटल एक्सपीरियंस तैयार हुआ है उस एक्सपीरियंस को मेमोराइज करना, रट के रखना, उसे याद करना, ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसी जरूरत अगेन पड़े तो उसके हिसाब से हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो।
समझ में आ रही है बात ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, आप सभी बालक, आप सभी बच्चे इसे ध्यान पूर्वक समझे होंगे, और अगर इस तरह में या इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो आप दोबारा हमसे सवाल जरूर कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, और हुई होगी तो आप उसका निदान अवश्य कर लेंगे। मैं इसे मिटाता हूं और आगे की तरफ बढ़ता हूं। बढ़ूं क्या? चलिए मैं बढ़ता हूं, मिटाऊं इसे, मिटा लेता हूं। आप लोग इसे अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा, ताकि आपको आगे भूलने से आप बच सकें और इसके आगे का नहीं चल सके। हम लोगों ने ब्रेन पढ़ लिया, ब्रेन के बारे में लगभग चीजों की चर्चा कर ली, ब्रेन के बारे में निश्चित अच्छे खासे डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर ली। अब हम लोगों की चर्चा चलने वाली है। अच्छा, हम लोगों ने शुरुआत में ही नर्व्स के बारे में पढ़ा था कि मोटा नर्व, सेंसरी नर्व्स, इफेक्टर, रिसेप्टर, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा उसी चीज को आगे की तरफ कनेक्ट करके लेके चलेंगे, क्योंकि ब्रेन का टॉपिक तो खत्म हो गया। अब हम लोगों को बढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। किसकी तरफ? रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। देखो, हमारी बॉडी में ना दो तरह की एक्टिविटी बेसिकली होगी। एक होगी जो पैटर्न पे, किसी पैटर्न या किसी रीजनिंग पे बेसिस होगी। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज हो रही है और आगे भी वो स्टिल होती जाएगी। ये एक पैटर्न बना हुआ है, और अगर उस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, या हमारा ब्रेन किसी पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, तो वो क्या होगा? वो एक सोलो एक्टिविटी होगी, वो एक नॉर्मल एक्टिविटी होगी, वो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी होगी। लेकिन कई ऐसे भी इवेंट होते हैं, कई ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जिसके लिए ना हम तैयार होते हैं, ना हमारा ब्रेन तैयार होता। वो एक्शन सडन एक्शन कहलाती है। अचानक से कोई घटना हो जाए, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। अब मान के चलो कि तुम्हें लोगों में से कोई बालक है, वो आज संडे का टाइम है और संडे के दिन मस्त बाइक पे बैठ के और जो है वो आनंद लेने के लिए शहर का जो है वो निकल पड़ा। अब रास्ते में वो बाइक चला रहा है, बालों को उड़ता हुआ फील कर रहा है, वो गाने याद कर रहा है, वो गुनगुनाता हुआ चल रहा है, चीजों से बहुत सारी दिखाई पड़ रही है, नजारों का आनंद लेते हुए चल रहा है। तो उसके मन में एक पैटर्न बनेगा कि हम आगे रुक के कहीं चाय पी लेते हैं। उसके मन में ऐसी ऐसी नॉर्मल ख्याल आएंगे, उसको आएगा कि हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा के देखते हैं, घटा के देखते हैं। सब चीजें पैटर्न पे चल रही हैं, कोई चीजें ऐसे ख्याल पे ख्याल आते रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन क्या हो, अचानक से सामने एक ट्रक आ जाए, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर है? नहीं है। क्या हमारा ब्रेन उस चीज के लिए प्रिपेयर है? नहीं है। ना हम प्रिपेयर्ड है, ना हमारा ब्रेन प्रिपेयर्ड है। और ऐसे कंडीशन में हमारे ब्रेन को जो सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है, जो इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, वो क्विकली भेजनी होती है, मतलब तुरंत भेजना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा? यानी अगर आपके साथ कोई अचानक से घटना घटित हो जाए, कोई अचानक से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखाई पड़ जाए, ऐसे एक्शन को डील करने के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल सा एक्शन होता है, जिसका नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ऐसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, या ऐसे इंफॉर्मेशन का निराकरण या सॉल्यूशन ढूंढना तो सडन हुई हो, अचानक से हुई हो। हम आराम से किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी वगैरह काट रहे हैं, सब चीजें आराम से तैयार कर रहे हैं, अचानक से मेरा हाथ जो है वो गरम पैन से टच हो गया। हम तैयार नहीं, हम सब्जी काट रहे हैं, हमारा ध्यान सब्जी काटने में, हमको पता है कि अब ये वाली सब्जी कट गई, अब दूसरी सब्जी काटनी है, इसे धोना है, ये सारा हमारा दिमाग तैयार कर रहा प्लान कि आगे अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन हमारा हाथ अचानक से गर्म पैन से टच हो जाए, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब गर्म पैन जब हमारी बॉडी में टच हुआ, तो उस कंडीशन में हमारी ब्रेन तक जिस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी एक्टिविटी करनी पड़ी होगी, और ऐसी इमरजेंसी एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल होती है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। किस एक्शन के थ्रू? रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो पैटर्न वाइज, रीजनिंग वाइज या नॉर्मल सोलो एक्टिविटीज होती हैं, इन सोलो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन।
लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, जो सडन क्विकली हो जाता है, इस क्विकली एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी में ब्रेन कहां है? यहां पे। स्पाइनल कॉर्ड कहां है? ब्रेन की पुच्छी। ये जो ब्रेन स्टेम है ना, इस ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करते हुए ये पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है क्या? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जरा समझ लेते हैं इसके बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं भैया? रिफ्लेक्स एक्शन वैसे एक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में क्विकली हैपन होते हैं, यानी सडनली होते हैं। और हमारी बॉडी में जब सडन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सडनली किसी इंसिडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिटिंग के लिए हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। समझ में आ रही बात ना? अच्छा एक बात बताऊं, रोड पे तो गाड़ियां बहुत सारी चल रही है हाँ या ना? बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। अगर कोई एम्बुलेंस जाती है तो क्या उसके लिए अलग से रास्ता दिया जाता है कि नहीं? रास्ता वही है, थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाता। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं जो इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद सेंसरी नर्व को ट्रांसफर कर देते हैं। सेंसरी नर्व उस इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन उसको सोचता है, समझता है, एनालिसिस करता है, रिस्पॉन्स करता है। फिर रिस्पॉन्स जो है वो मोटार नर्व के थ्रू कहां जाती है? इफेक्टर के पास जाती है। यस और नो? कोई दिक्कत है? समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन तो क्विक एक्शन है, यानी सडनली होने वाला एक्शन का इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करा जा रहा है। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी रिसेप्टर अवेलेबल होगा। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी सेंसरी नर्व्स अवेलेबल होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी मोटार नर्व्स अवेलेबल होगा। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी ब्रेन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ब्रेन नहीं होगा। इसके अंदर इन्वॉल्व होगा स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? रिसेप्टर इंफॉर्मेशन रिसीव करके किसको देता है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन लेकर के किसको भेजता है? सॉरी रिसेप्टर इंफॉर्मेशन लेकर के सेंसरी नर्व्स को देता है। किसको देता है? सेंसरी नर्व्स को देता है। सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन लेने के बाद किसको देता है? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड क्विकली रिस्पॉन्स करता है और अपने क्विकली रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करता है मोटार नर्व को। और वो मोटार नर्व कहां जाते हैं? इफेक्टर को जाते हैं और इफेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। देखो, कोनो बात ब्रेन के पास जाएगा ना, तो ब्रेन उसको सोच समझ के व्यवस्था बना के रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सोचता समझता नहीं है। एक्शन रिएक्शन ये कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए जब रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी और मोटार से पास हो रहा होता है, तब दूसरा काम नहीं हो रहा होता। एक बात समझो, मान के चलो तुम खाना खा रहे हो, मस्त आराम से बैठे हो और तुम्हारे सामने मटन बिरयानी का प्लेट लगा हुआ है। तुम मस्त बिरयानी एंजॉय कर रहे हो, खूब आनंद आ रहा है, खूब मजे से तुम एंजॉय कर रहे हो। अचानक से तुम्हारी जीभ जो है वो तुम्हारे दांतों के बीच में आ गई। तुमने तो सोचा नहीं था इसके बारे में। अचानक से क्या हो गया? तुम्हारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसीड हुआ। अच्छा, जैसे ही जीभ तुम्हारे दांतों से कटी या लगी या चोट लगा, जख्म हो गया, क्या तुमको याद रहेगा क्या कि बिरयानी कैसी है? क्या तुमको ये बात भी याद रहेगी क्या कि मुझे इसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है? जैसे ही जीभ कटेगी, तुम दर्द के मारे, पेन के मारे चिल्ला उठोगे और कोशिश करोगे कि हम इस पेन को कैसे खत्म करें। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? जब हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो बाकी एक्शन भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं होते हैं। और चूंकि ये स्पेशल रास्ता सेंसरी नर्व और मोटार नर्व से ही सप्लाई होता है, लेकिन इस रास्ता का नाम जो होता है वो रिफ्लेक्स आर्क होता है। रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सेंसरी नर्व, मोटार नर्व ही इंफॉर्मेशन ला और ले जा रही है, लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो सिर्फ उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाएगा। इसीलिए सेंसरी नर्व और मोटार नर्व का नाम बदल के रख देता है रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड एक डायग्राम भी है। आप इस चीज को थ्योरेटिकली यहां से समझ लिए हैं,
लेकिन एक डायग्राम भी समझ लीजिएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि इस बार ये एग्जाम में कहीं दिख जाए। आई डोंट नो, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक जहां जहां देखा है ये बच्चों को बड़ा इंस्पायरिंग या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। आप इसे आराम से समझने की कोशिश करिएगा और समझ में न आए तो आप इसे दोबारा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए इसके बाद कहानी को आगे लेके चलते हैं। आज मैं क्लास को थोड़ा लंबा करने के मूड से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आज के बाद ये क्लास आपके लिए डिले ना रहे, ऐसा ना लगे कि यार अभी भी आगे कुछ रह गया पढ़ने को। आज मैं इसे खत्म ही कर दूंगा, वीकेंड पे आज खत्म, आज एक चैप्टर फिनिश। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में, आप या यूं कहें कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। चलो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, पढ़ा जाए। मैं आगे बढ़ू ना उससे पहले तुम लोगों को एक शायरी सुनाता हूं, सुनाओ? रहने दो, नहीं सुनाता। पता नहीं तुम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तुम लोग कहोगे जब से मास्टर साहब ना ऑनलाइन हुए कुछ ज्यादा शेर शायरी करने लगे। रहने दो, छोड़ देते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में चर्चा करी जाए क्या? चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, हमारी बॉडी में ना हार्मोन्स का क्या यूज है ये पहले समझ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, इनकी यूज क्या होती है और इनका हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। बात ऐसी है कि हार्मोन्स जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक या कह सकते हो केमिकल कंपोनेंट होते हैं। यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिनका काम हमारी बॉडी में किसी भी फंक्शनल या आप ऐसे कह सकते हो फिजिकल फंक्शन या रिस्पॉन्स इन फंक्शन या रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब हार्मोन्स जो होते हैं वो एक केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ ये फिजिकली हमारी बॉडी के अंदर के फंक्शंस और रिस्पॉन्सेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में ना दो तरह के हार्मोन्स मेनली पाए जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग एक्सोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा है? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। और दूसरा होता है इंडोक्राइन। बेसिकली ना इंडोक्राइन जो होते हैं और एक्सोक्राइन क्या होते हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस समझ लो। एक्सोक्राइन हार्मोन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हाई अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी हाई अमाउंट के अंदर हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? ये डायरेक्टली बिना ब्लड में डिसॉल्व हुए, बिना ब्लड में मिक्स हुए, डायरेक्टली जो है वो टारगेट ऑर्गेन तक पहुंचते हैं, टारगेट ऑर्गेन तक पहुंचते हैं या टारगेट फंक्शनिंग पार्ट तक पहुंचते हैं और जाके काम करते हैं। एग्जाम्पल आपकी बॉडी में रिलीज हुआ पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, बहुत सारे ऐसे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, मोटे मोटे तौर पे समझ लो डाइजेस्टिव एंजाइम। जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं क्या वो ब्लड में डिसॉल्व होके जाते हैं? क्या नहीं, वो डायरेक्टली निकलते हैं, बल्क अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं और ऐसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने के बाद वो जहां उनको जो काम करना होता है जाते हैं, काम करते हैं, दैट्स इट, काम खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन इंडोक्राइंस जो होते हैं ना, ये इंडोक्राइंस हार्मोन जो होते हैं ये बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, हल्के अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बहुत ही कम।
ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, यानी ये थोड़े स्ट्रक्चरली बहुत सिंपल नहीं होते। ये डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, ये ब्लड के अंदर मिक्स होकर के, यानी हार्मोन्स जो होते हैं जब ब्लड के अंदर मिक्स होकर के अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, तब हम उसे कहते हैं एंडोक्राइन हार्मोन। समझ में आ रही है बात कि नहीं? एक बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा होने वाली है इंडोक्राइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन के बारे में तो भैया आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, पढ़ लिया है। कब? जब आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे तब। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। नहीं भी आ रही होगी तो मैं क्या कर सकता हूं, आप मेरे सामने थोड़ी प्रेजेंट हो कि मैं आपके डाउट्स डायरेक्टली ले लूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इतना जरूर मेहनत करें कि आप हमें रिस्पॉन्ड करें कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा उसे आपको समझाऊं। और अगर समझ में आ गई तो फिर काहे का टेंशन जी, मैं जानता हूं ना कि तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर की बहुत सारी एविडेंसेस मेरे पास है। फिर टेंशन ना मेरे को है ना तुम्हारे को है, तुम मजे करो और मैं भी मजे करता हूं, ठीक है ना? तो काका आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। कई लोगों को ना मेरे ऐसे टोन से बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई लोग कहते हैं सर आप काका क्यों बोलते हैं, आप ऐसे उल्टा सीधा वर्ड क्यों बोलते हैं? मास्टर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब पागल होते हैं। सब क्या कब कैसे बोल देंगे कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं? इस सब का सब जो होता है ना, ये पागलों का ग्रुप होता है। वैसे मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि मैं परफेक्ट टीचर भी अपने आप को मानता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है प्यारे। मैं क्या, तुम क्या चाह रहे हो कि मैं इतनी छोटी उम्र में बूढ़ा वाला रोल प्ले करने लगूं? नहीं काके, बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारा चीजें ग्रो करना है। मुझे भी अभी बहुत बड़ा इल्यूमिनाटी का साइन बनाना है। बहुत पैसे कमाने हैं कि नहीं है? सब लोगों को याद होना चाहिए, करोड़ों रुपए छापने हैं मुझे भी अंबानी बनना है कि नहीं है? और जब तक मैं मतलब अंबानी नहीं बन जाता हूं तब तक मैं परफेक्ट नहीं होने वाला। मुझे भी थोड़ा, मैं क्या क्या बताऊं अपने सपने के बारे में। तो चलो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सबसे पहले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हाँ, हो गया। देखो बात ऐसी है ना कि अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर ऑनलाइन में कोई गलती उलती करूंगा ना तो फिर वो परमानेंट बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए ना एक बार रिकरेक्ट करना बनता है, क्योंकि अगर मैं रिकरेक्ट नहीं करूंगा ना तो वो चीजें ना नहीं हो पाएंगी और वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंट हो जाएंगी। तो चलिए भैया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? देखो भैया, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अपना ब्रेन निकाल के रख दे तो क्या बचेगा? फॉरहेड के ऊपर वाला पार्ट तो निकल चुका है, अब बचेगा फेस। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये फेस में नोज, आईज और ईयर के बीचों बीच एक स्पेशल हड्डी होती है जिसको एस्फेनॉइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्फेनॉइड कैविटी। ये एस्फेनॉइड कैविटी कहां पे प्रेजेंट होती है? फेसियल कैविटी में। कहां पे प्रेजेंट होती है? फेसियल कैविटी में। फेसियल कैविटी का मतलब अरे यही शकल वाली कैविटी जो तुम्हारी खराब है और मेरी नहीं बताऊंगा। तो एस्फेनॉइड कैविटी कहां प्रेजेंट होती है? फेसियल कैविटी में। यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी फेसियल कैविटी के अंदर, एस्फेनॉइड कैविटी के अंदर एक एक छोटे से बोन का स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे कह लो ना कि एस्फेनॉइड बोन कह लो। एस्फेनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी के रूप में अवेलेबल होता है। किसके रूप में? कैविटी मतलब गड्ढा, हल्का गड्ढा के रूप में अवेलेबल होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम होता है? ग्रोथ हार्मोन। यानी कि बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका मेजरली जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने के लिए, हमारे बोन या मसल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी में बोन हो या मसल्स हो, इनका ग्रोथ कराने के लिए यानी इनकी हाइट बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। समझे कि नहीं समझे? समझा करिए, बुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे फेस स्ट्रक्चर के स्फेनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया ग्रोथ हार्मोन। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से जाना जाए तो उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन ग्लैंड। अच्छा काका, एक और बात बताऊं आपको, ये जो होता है ना, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं जो पहले पहले टॉप वॉप आ जाते हैं, कभी थोड़े अच्छे मार्क्स ला देते हैं, तो थोड़े उनको ज्यादा काम मिल जाता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, फिर वो दूसरे के फंदे में भी पैर डालना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं है? ना ना ना, मैं बहुत सारे लड़कों का नाम मेरे मन में आ रहा है जो दूसरे के फंदे में टांग डालते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा उनका। पता है क्यों? छोड़ो, नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ना वही वाला हार्मोन का काम करता है, वही वाला लड़का का काम करता है जो थोड़ा पहले आता है और थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चलता है। इसका काम होता है कि ये दूसरे यानी अदर हार्मोन्स को या अदर हार्मोनिक ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से अदर हार्मोनिक ग्लैंड को कंट्रोल करने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा नाम भी है, और वो नाम है मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है? मास्टर ग्लैंड। मतलब एक लाइन में कहे तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है ना, 3 गो नाम है। पहला नाम जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड, और तीसरा नाम है ग्रोथ हार्मोनिक ग्लैंड। बुझे कि नहीं बुझे? अच्छा, कुछ किताबों में लिखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 टुकड़े होते हैं। पहला होता है एंटीरियर एंटीरियर ग्लैंड या लॉब, और दूसरा होता है पोस्टीरियर लॉब। लॉब का मतलब होता है हिस्सा, इंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो एंटीरियर लॉब होता है, ये बेसिकली इसका काम होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गेन, आप सेक्सुअल ऑर्गेन के लिए आप कह सकते हो ओवा और एस्पर्म, इनके प्रोडक्शन पे भी कंट्रोल करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है पार्शियली, लेकिन करता है। अगर मैं इसके आगे भी बढ़ूं तो एक और चीज कि अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो जिंगैंटिज्म, अगर ज्यादा हो जाए तो जिंगैंटिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है इसका मतलब कि हमारी हाइट बहुत बढ़ जाती है, मसल बहुत बढ़ जाते हैं, वेट बहुत बढ़ जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरी तरफ देखना नहीं वरना गोली मार दूंगा। समझ में आ रहा है? और अगर ये बिल्कुल ना ग्रो करे, यानी अगर हमारा इंटीरियर लॉब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इंटीरियर लॉब काम ही नहीं करे, ग्रो ही नहीं करे, तो उस कंडीशन में ड्वार्फिज्म भी हो जाता है। ड्वार्फिज्म ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन, हाइट छोटी हो जाती है। मेरे मन में ना एक स्टूडेंट का ख्याल आ रहा है, पता है? नाम बोल दूं मैं उसका? वो बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट है, रिस्पेक्टफुली मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। शायद समझ गई हो, मुखियाइन करके हम लोग उसको बुलाया करते थे। तो अगर मुखियाइन समझ गई हो तो राधे राधे, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, है कि नहीं है? लेकिन मुखियाइन को बेसिकली ना हम लोग नहीं कुछ बोल देते। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, हमने कुछ नहीं बोल रहा, सॉरी। मैं उसको मतलब क्या बोलो, टांगे नहीं खींच रहा हूं, थोड़ी मस्ती कर रहा हूं। आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है ना? हाँ, पोस्टीरियर लॉब के बारे में चर्चा कर लेते हैं भैया। पोस्टीरियर लॉब जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा होता है, बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है। क्या करता है? वाटर को बैलेंस करता है। इसके अलावा इसका कोई खास काम नहीं होता। इसके अलावा और कोई खास काम इसका होता नहीं। वाटर बैलेंस करता है, दैट्स इट। समझ गए क्या? ओवरऑल बात समझ में आई? अच्छा, कुछ लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के एग्जांपल पूछते हैं, टीसीएच करके इसका एग्जांपल होता है, आप लिख सकते हैं। एग्जाम में भी पता नहीं आता है कि नहीं आता, आप एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ लीजिएगा इसको लिखने के बाद, ताकि आपको कोई बाकी की चीजें हो तो वो कंफर्म हो जाए, ठीक है ना? मैं मानता नहीं हूं कि वो आते हैं, अगर आते हैं तो एग्जाम में उसका आंसर लिखा हुआ आता है। समझ में आ रही बात ना? थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लिया जाए, चलो खत्म ही कर लेते हैं आज। अगला टॉपिक जो होने वाला है हाई हाई
रॉइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। आज मैं ना पूरा होमवर्क करके आया हूं, सारे वर्ड्स लिख के लाया हूं, एक वर्ड्स गलत नहीं होने देने वाला हूं। अगर वर्ड्स गलती हो गए, तुम्हारा आंख खराब है, मैं लिख सही रहा हूं। हाँ हाँ, याद रखना। सॉरी, आई हैव टू जस्ट, ना मैं मस्ती करते करते अपना कैप खो दिया था, कोई नहीं। थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली देखो, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ना जो लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, जो गला वाला पोर्शन होता है, इस गले वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होता है थायराइड। लैरिंग्स के बगल में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है थायराइड। समझ में आ रही बात ना? थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक स्पेशल से हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या नाम होता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को ये रिलीज करता है, और बेसिकली ना ये गले के दोनों तरफ फैला होता है, यू शेप का होता है और दोनों तरफ फैला होता है। इस बीच वाले पार्ट को इस्थैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थैमस बोलते हैं। ये अगर एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, वरना ऐसा कोई खास यूज है नहीं। इस्थैमस का मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड जो यू शेप में होता है उसके बीच वाले पोर्शन या जोड़ने वाले पोर्शन का नाम इस्थैमस होता है। समझ में आ रही बात ना? और थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज क्यों करता है? ये आयोडीन, यानी आयोडीन एक तरह का मिनरल होता है। इस आयोडीन मिनरल के साथ ये प्रेजेंस में, यानी आयोडीन मिनरल के प्रेजेंस में ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। यानी अगर हमारी बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाएगा तो थायरॉक्सिन का भी कमी हो जाएगा, और अगर आयोडीन ज्यादा हो जाएगा तो थायरॉक्सिन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म बॉलिज्म के लिए। यानी जनरली हमारी बॉडी में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब का मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में वेट इंक्रीज करने के लिए, यानी वजन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्शियल रूप में कहें तो हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मेनली तो पिट्यूटरी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वेट वगैरह बढ़ाता है, हड्डियों का वजन बढ़ाता है, मसल्स का वजन बढ़ाने का काम ये करता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो थायरॉक्सिन भी ज्यादा रिलीज हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें एक रोग हो जाती है, यानी हमारा जो गला होता है फूल जाता है, बहुत ही मोटा हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर, ग्वाइटर डिजीज। क्या बोलते हैं इसे? ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? हाँ, बस इतनी बात समझ लेना है, इससे ज्यादा बात समझने की जरूरत नहीं है थायराइड के बारे में। अब मुझे लग रहा है ना कि अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ना वीडियो थोड़ी लंबी कर रहा हूं। कोई नहीं, इट्स ओके, चलता है। तो थायराइड के बाद अगला जो है टॉपिक होने वाला है वो है पाराथायराइड। तीसरा हार्मोन का नाम क्या है? पाराथायरॉइड ग्लैंड। बेसिकली अगर मोटे अंदाज में कहूं तो यहाँ पे है, इस यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब इसके अंदर फेसियल कैविटी के अंदर। हम तुम्हारे लिए हम अपना फेस वाले ना छेद दें, गजबे बात करते हो तुम लोग यार। अब मान के चलो फेसियल कैविटी में पिट्यूटरी, गले में प्रेजेंट है थायराइड, और गले के नीचे और चेस्ट कैविटी के ऊपर ये जो एरिया है, इस एरिया में प्रेजेंट होता है कौन सी? नहीं, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है पाराथायराइड, मटर के दानों जैसा होता है। पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, इसका कोई खासा काम होता नहीं है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन को बैलेंस करता है, वाटर लेवल को भी बैलेंस करके रखने का काम करता है। इससे कुछ खास फंक्शन होते नहीं है, लेकिन फिर भी कई किताबों में इसके बारे में दिया गया होता है कि पाराथायराइड जो होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम आयन को, यानी सॉल्ट बैलेंस करके रखता है। समझ में आ रही है? मतलब हमारी बॉडी में जो सॉल्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको बैलेंस करके रखने का काम करता है। याद रखिएगा, कुछ किताबों में पाराथायराइड ग्लैंड के नीचे थाइमस ग्लैंड के बारे में लिखा होगा, थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड जो होता है ना वो चेस्ट कैविटी के ठीक ऊपर, ये वाला एरिया जो है ना, जहां पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट अगेन थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, मैं बता रहा था कि थाइमस ग्लैंड जो होता है चेस्ट कैविटी के ऊपर और इस लैरिंग्स कैविटी और पाराथायराइड ग्लैंड के नीचे होता है। थाइमस जो होता है ना हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हमारी बॉडी में कोई बीमारी या डिजीज
तभी भी कोई डिजीज वगैरह होता है तो उससे फाइट करने का काम, उससे लड़ने का काम और उससे बचाने का काम जो होता है वो थाइमस ग्लैंड का होता है। मोर एंड लेस थाइमस ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा आगे गाड़ी को लेके चलते हैं। और थाइमस हो गया, पाराथायराइड हो गया, थायराइड हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं और लगभग लगभग हम लोग 10 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। तुम लोगों ने किडनी की जहां जहां डायग्राम देखी होगी ना, मैं वैसे तो तुम लोगों को पता ही है किडनी मतलब डायग्राम में बहुत अच्छी बनाता हूँ। इतनी अच्छी बनाता हूँ कि मुझे डर होता है कि कहीं मेरी डायग्राम कोई सीख ना ले। इसलिए मैं ना बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, कहीं मेरी डायग्राम कोई सीख ले तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो किडनी के ऊपर ना तुम लोग देखा होगा येलो कलर की एक लेयर होती है। इस लेयर को, इस मटेरियल का नाम जो होता है, ये एक तरह का ग्लैंड होता है। और इस ग्लैंड का काम जो होता है, इस ग्लैंड का जो नाम होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। बेसिकली ये एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एक आउटर बॉडी पार्ट होती है और एक इनर बॉडी पार्ट होता है। इसका आउटर लेयर जो होता है ना, इस आउटर पार्ट का नाम कॉर्टेक्स होता है। क्या नाम होता है? कॉर्टेक्स होता है। और इसके पास एक इनर लेयर भी होता है। ठीक है ना, इसके पास एक इनर लेयर होता है। इस इनर लेयर को हम लोग कहते हैं मेडुला। मेडुला दो जगह हम लोगों ने यूज किया है। मेडुला हमने एक बार पढ़ा है ब्रेन के लिए और एक बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसके लिए। ठीक है ना, तो एक हो गया मेडुला और एक हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बारे में याद रखिएगा, कॉर्टेक्स के दो टाइप होते हैं। मैं थोड़ा इसको डिटेल में खींच दे रहा हूं। पहला टाइप होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एक दूसरा टाइप होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। पहला वाला टाइप बाहर होता है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक अंदर होता है जिसे मेडुला कहते हैं। मेडुला ब्रेन में प्रेजेंट होता है और यहां भी प्रेजेंट होता है। दोनों के अलग अलग काम होते हैं। कॉर्टेक्स के दो टाइप होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके एक और टाइप भी कुछ किताबों में लिखा गया है, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन। और एक इनर लेयर जो होता है, जो मेडुला होता है, ये दो टाइप में ये भी डिवाइड होता है। इसके पहले टाइप का नाम एपीनेफ्रॉन, एपीनेफ्रॉन। और दूसरा टाइप होता है नॉर एपीनेफ्रॉन। याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड के दो टाइप, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स के तीन टाइप, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन। इनर लेयर जो मेडुला होता है, इसके दो टाइप होते हैं, इनर एपिनेफ्रॉन, मतलब एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन। समझ में आ रहा है? अब खटाखट समझ लो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सबको बैलेंस करता है। ठीक है, और इन सबको सिंथेसाइज करता है। समझ में आ रही बात ना? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। सब मिनरल नहीं होगा, सिर्फ विटामिन होगा। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है कि हमारी बॉडी में वाटर लेवल बैलेंस करता है, सॉल्ट को बैलेंस करता है। सॉल्ट का मतलब मिनरल होता है, जैसे कैल्शियम वगैरह, जो पाराथायराइड में भी बताया था वो काम बेस का होता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वाटर और सॉल्ट को मैनेज करके रखता है। सेक्स हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर दो काम करता है। अब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन, आप टेस्टोस्टेरॉन कहो या एंड्रोजन कहो, एंड्रोजन आप ऐसे कह लो ना मोटा मोटी तौर पे, कि हमारी बॉडी में स्पर्म सेल और ओवा इन दोनों को रिलीज करता है। और फीमेल बॉडी के अंदर ना, फीमेल बॉडी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पान कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उसके लिए भी ये अवेलेबल होता है। सेक्स हार्मोन जो मेडुला के अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मेडुला के अंदर दो चीजें होती हैं, एक एपिनेफ्रॉन होता है, एक नॉर एपिनेफ्रॉन होता है। एपिनेफ्रॉन का काम होता है कि हमारी बॉडी में एंगर यानी गुस्सा दिलाने का काम करता है, हमको गुस्सा दिलाता है। ये हमें हैप्पी या सैड मोमेंट, मतलब सैड मोमेंट या हैप्पीएस्ट मोमेंट या गुस्सा दिलाने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर भी बढ़ाने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में हार्ट बीट रेट भी बढ़ाने का काम करता है।
ये एपिनेफ्रॉन। और नॉर एपिनेफ्रॉन जो होता है हमारी बॉडी में ऐसे काम नहीं करता है, ये हमारी बॉडी में बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि नॉर एपिनेफ्रॉन हमें गुस्से से बचाने का काम करता है, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन एक और काम करता है, ये हमें मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज और शुगर के लेवल को भी बैलेंस करके रखने का काम करता है। एपिनेफ्रिन का तो समझ में आ गया कि हमें एंगर दिलाता है, गुस्सा, सैड, डर, फियर, हेजिटेशन, डिप्रेशन सब एक ही वजह से आता है। हम तो कह रहे हैं इसको हटवा लो तुम लोग अपनी बॉडी से, क्या पता डिप्रेशन तुम लोगों को जो हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। अच्छा ना, अब इसके बाद मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे की क्लास जो है ना वो अगले दिन रखी जाएगी। बस हो गया ना यार, कितना पढ़ोगे, कितना मेहनत कराओगे मेरे से, आज के लिए इतना रहने देते हैं, दैट्स इट। आज बस इतना बहुत मेहनत हो गया। हाँ, लगभग 1 घंटा हमने मेहनत कर लिया। इतना मेहनत कराया जाता संडे को। हाँ, संडे को तुम लोग सो रहे होगे, मैं काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मैं 10th के लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे थे सर सिर्फ 10th कर रहे हैं आप, 9th 8 वालों का क्या, मतलब 7 वालों को क्या कुछ सोच ही नहीं रहे आप लोगों के बारे में। नहीं बच्चों, मतलब मैं आमिर खान हूँ, टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं लाऊंगा ना तो तुम लोग एकदम खुश हो जाओगे, इतना बढ़िया लेके आने वाला हूँ। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। मैं क्या बोलूं, 2 और टॉपिक रह गए। पैनक्रियाटिक हार्मोन्स के बारे में छोड़ दिया मैंने, और गुन एंड के बारे में छोड़ दिया। इसको हम लेकर के अगले दिन आएंगे, ठीक है ना। मतलब कल एक छोटे से वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, उससे ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। और यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। मिलते हैं कल, या मिलते हैं अगली क्लास में, कल नहीं अगली क्लास में, जब भी अगला बार आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। धन्यवाद। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कोई समस्या है तो बेशक बेहिचक आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। शायरी रह गई, वो अगले दिन सुनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ गुड डे।